नमस्कार दोस्तों। आज हमारा मिडाइवल बिहार का अंतिम टॉपिक है। टॉपिक का नाम है बंगाल के नवाब और बिहार। इससे पहले हम लोगों ने कवर किया था मुगलकालीन बिहार। उससे पहले हम लोगों ने कवर किया था बिहार में अफगान रूल। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार सीरीज के वीडियो में। इसी प्रकार आप लोग बने रहिए और आपकी बिहार सीरीज की तैयारी, बिहार सीरीज के वीडियो के द्वारा आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और एग्जाम में अधिकांश प्रश्न जो बिहार से संबंधित होंगे वो आप बना पाएंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं बंगाल के नवाब और बिहार। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के उपरांत उसका दमाद दामाद की बात करेंगे, शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। ठीक है, ये मुर्शिद कुली खान वही है जो कि अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था बंगाल के क्षेत्रों में, लेकिन मुगल से इनका मोह भंग नहीं हुआ था। ठीक है, इन्होंने मुगल के साथ विद्रोह नहीं किया था। ये मुगलों के अधीन रहकर बंगाल के क्षेत्रों में अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था, लेकिन मुगलों के प्रति वफादार बने रहे और साथ में मुगलों के समय समय पर नजराना वगैरह भेंट किया करते थे। ठीक है, तो मुगल शासक को बड़े भाई के तौर पे ये देखते थे। ठीक है, इन्होंने कभी भी विद्रोह करके अलग से एक राज्य को स्थापित करने का कार्य नहीं किया। ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खान का देहांत होता है और उसके बाद आप ध्यान में रखोगे उसका दामाद जो था शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। 1733 ईस्वी में बिहार का कार्यभार भी शुजाउद्दीन के अधीन हो गया। तत्पश्चात शुजाउद्दीन ने बिहार का प्रशासन चलाने के लिए अलवर्दी खान को बिहार का नायब सूबेदार या फिर डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। शुरू से ही बिहार का जो सत्ता जो है बंगाल के द्वारा लीड किया जाता था और ये सिलसिला 1911 तक चला। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो शुजाउद्दीन ने बिहार का प्रशासन चलाने के लिए किसे बिहार का नायब सूबेदार नियुक्त किया? तो ध्यान में रखना अलवर्दी खान को। 1740 में गिरिया के युद्ध में अलवर्दी खान ने बंगाल के नवाब सरफराज खान को पराजित करके उसे मार डाला। सरफराज खान किसका रिलेटिव था, किसका पुत्र था? आई थिंक पुत्र या फिर उसी का रिलेटिव पुत्र तो आई थिंक था या नहीं था, आई एम नो क्लियर आइडिया। लेकिन ये रिलेटिव किसका था? तो ध्यान में रखना शुजाउद्दीन का। ठीक है, मतलब शुजाउद्दीन के बाद बिहार की सत्ता, सॉरी, बंगाल की सत्ता किसके हाथों में आती है? सरफराज खान के हाथों में आती है। और सरफराज खान किसके द्वारा मारा जाता है? तो ध्यान में रखना अलवर्दी खान के द्वारा। कौन सा युद्ध? तो बैटल ऑफ गिरिया। कब हुई थी? तो 1740 में हुई थी। ध्यान में रखना, ये आपसे नहीं पूछेगा कि सरफराज खान किसका बेटा था, किसका पोता था, लेकिन ध्यान में ये रखना, ये क्रोनोलॉजी जरूर आपसे पूछा जा सकता है। सो बताओ सबसे पहले कौन होगा? तो ध्यान में रखना बंगाल का शासक मुर्शिद कुली खान, उसके बाद उसका दामाद शुजाउद्दीन, और ये उसका बेटा या दामाद रहा होगा, मुझे उतना क्लियर आइडिया नहीं, एक बार देख लेना, सरफराज खान। सरफराज खान पराजित होता है किसके द्वारा? तो अलवर्दी खान के द्वारा। कौन सी लड़ाई होती है? तो गिरिया की लड़ाई होती है। और उसके बाद बंगाल की सत्ता किसको हाथों में आई? तो अलवर्दी खान के हाथों में आई। कब आई? तो 1740 में बंगाल की सत्ता अलवर्दी खान के हाथों में आई। ठीक है, अलवर्दी खान ने बिहार में तिरहुत, बेतिया, मुजफ्फर सॉरी भोजपुर, टेकारी, चकवार आदि क्षेत्रों के विद्रोही शासकों को शांत कर शांति व्यवस्था स्थापित की। अलवर्दी खान ने पटना के युद्ध में अफगानों को पराजित किया तथा फतुआ के समीप उसने मराठों को पराजित किया। ध्यान में रखना, फतुआ जो है पटना के नजदीक ही है। ठीक है, शहर से थोड़ा दूर का हिस्सा है। तो वहां पे एक लड़ाई हुई थी अलवर्दी खान और साथ में ध्यान में रखना मराठों के बीच में। ठीक है, तो वहां पे मतलब अलवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। मराठों के साथ अलवर्दी खान की लड़ाई हुई थी फतुआ में, और पटना में जो लड़ाई हुई थी वो किसके साथ हुई थी? अफगान के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने अफगानों को भी पराजित किया और साथ में इन्होंने मराठों को भी पराजित किया। ये फतुआ वाला प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ध्यान में रखना, क्या आपको ध्यान में रखना है? तो 1748 में बिहार के उप नवाब जैनुद्दीन हैबत जंग की हत्या अफगानों के द्वारा कर दी गई। तो हैबत जंग की हत्या किसने की? अफगान के द्वारा। तो 1748 में अलवर्दी खान ने रानी सराय के युद्ध में अफगानों को पराजित किया। ठीक है, तो फिर एक लड़ाई होती है रानी सराय का युद्ध। इसमें अफगान जो है फिर से पराजित होते हैं। ठीक है, इससे पहले भी अफगानों के साथ अलवर्दी खान का फेस ऑफ हो चुका था। वो कौन सा युद्ध था? पटना का युद्ध। तो पटना का युद्ध और रानी सराय का युद्ध किससे संबंधित है? अफगानों से। ठीक है, लेकिन अगर फतुआ अगर आपसे पूछा जाएगा तो ध्यान में आपको रखना यह युद्ध जो है मराठों से संबंधित है, जिसमें अलवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था। ठीक है, अब क्या होता है 1756 में, मतलब क्या होता है, अलवर्दी खान का मृत्यु हो जाता है। इसके उपरांत जो बंगाल का नवाब बनता है वो बनता है सिराज। ठीक है, जिसको सिराजुद्दौला भी कहते हैं, जो कि कौन था? तो अलवर्दी खान का नाती था। ठीक है, ध्यान में रखना, क्योंकि अलवर्दी खान को कोई पुत्र नहीं था, इसकी बेटियां थी, तीन बेटियां थी। उसी में से एक बेटी का पुत्र जो था, जिसका नाम था सिराजुद्दौला, जो कि अलवर्दी खान का उत्तराधिकारी बना। ठीक है, बंगाल का नवाब भी बना।
अक्टूबर 1756 में सिराजदौला ने मनिहारी की युद्ध में शौकत जंग को पराजित करके मार डाला। ठीक है, शौकत जंग कौन था? तो इसका कजन था। ठीक है, ध्यान में रखना, इसका कजन था, जो कि मतलब पराजित होता है कौन सा? मनिहारी के युद्ध। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब ये शौकत जंग जो था इसका कजन था, सिराज का कजन था, जो कि कहाँ का शासक था? पूर्णिया का शासक था। तो शौकत जंग की बात करेंगे, घसीटी बेगम की बात करेंगे, तो ये सब मतलब सिराजुद्दौला के शत्रु थे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे मतलब इसको अपने शत्रु को साइडलाइन करना था, तो सबसे पहले शौकत जंग को पराजित करता है और उसकी हत्या कर देता है। अगर आपसे पूछा जाए शौकत जंग कहाँ का शासक था, तो ध्यान रखना पूर्णिया का शासक था। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, अगर युद्ध की बात करेंगे तो ध्यान रखना कौन है? मनिहारी। ठीक है, मनिहारी और कटोरिया याद है कि भूल गए आप लोग? ठीक है, दो इंपॉर्टेंट सीट है एसटी का बिहार में, मनिहारी और कटोरिया। ठीक है, तो ध्यान में रखना मनिहारी के युद्ध में पराजित करके उसकी हत्या कर दी। और यहाँ पे मतलब क्या होता है? संपूर्ण बंगाल की सत्ता किसके अधीन होती है इस दौरान? तो ध्यान में रखना सिराज के अधीन, सिराजदौला के अधीन। और इसी क्रम में क्या होता है? बैटल ऑफ प्लासी या फिर प्लासी का युद्ध होता है। तारीख था 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे में स्थित है। ठीक है, आजकल मतलब जिला का नाम, ठीक है, और साथ में अगर बात करेंगे तो नदी वगैरह के नाम भी पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो आप इसे नहीं भूलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये ध्यान में रखना है 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजदौला को पराजित किया। इस युद्ध में मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ ने नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दिया। यहाँ पे मैं दो तीन चीजें क्लियर करना चाहूंगा। मीर जाफर की बात करेंगे तो ये सिराजुद्दौला का सेनापति था, और साथ में ये अलवर्दी खान का दामाद भी था। ठीक है, मतलब ये सिराजुद्दौला का एक तरह से देखेंगे तो मौसा भी हुआ। ठीक है, तो ये अपने आप को ज्यादा कैपेबल मानता था, इसको लगता था से अलवर्दी खान के बाद सत्ता मेरे हाथों में आएगी, लेकिन सिराजुद्दौला के हाथों में आ गई तो ये नाराज चल रहा था, इसलिए उसने धोखा दिया। यार लतीफ की बात करेंगे, ये भी एक दरबारी था, इसने भी धोखा दिया। और राय दुर्लभ की बात करेंगे तो ये बैंकर था। ठीक है, इसने फाइनेंस किया था। ये राय दुर्लभ है, जगत सेठ है, ये सब बैंकर वगैरह थे, इन लोगों ने मतलब क्या किया था? युद्ध को फाइनेंस किया था। ठीक है, और सिराजदौला की बात करेंगे तो प्लासी के युद्ध में जब पराजित हुआ था उस समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व, ब्रिटिश सेना कहना ठीक नहीं होगा, कंपनी का सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ध्यान में रखना रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। ठीक है, तो अब क्या होता है? यहाँ पे को धोखा दिया। नवाब के तोप खाने में प्रमुख मीर मदान की हत्या युद्ध के प्रारंभ में ही की गई। जैसे देखेंगे सिराजदौला के बहुत सारे शत्रु भी थे, उसी में सिराजदौला का एक समर्थक था जो कि हमेशा इसका वफादार बना रहा, उसका नाम था मीर मदान। ठीक है, की हत्या युद्ध के प्रारंभ में हो गई। सिराजदौला पालकी में बैठकर भाग निकला, किंतु मुर्शिदाबाद में मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मोहम्मद बेग द्वारा उसका कत्ल करवा दिया। तो ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट क्या है? मीर जाफर का पुत्र का नाम क्या था? मीरन था। अब मीरन ने भी हत्या नहीं की थी, मीरन ने हत्या करवाई थी, और इसकी हत्या किसने की थी? तो मोहम्मद बेग ने की थी। तो ये भी आपको अगर आपसे पूछा जाए हत्या किसने की, तो मोहम्मद बेग ने। हत्या किसने करवाई? तो मीरन ने करवाई थी। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। इस प्रकार प्लासी का युद्ध भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, लेकिन आगे चल के पूरी तरीके से ब्रिटिश सत्ता को स्थापित कर दिया भारत में। ठीक है, कंपनी की सत्ता को बक्सर का युद्ध। ठीक है, प्लासी तो केवल प्रारंभ था। ठीक है, प्लासी के युद्ध के उपरांत रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया। मीर जाफर के पुत्र मीरन को बिहार का उप नवाब बनाया गया, किंतु बिहार की वास्तविक सत्ता राजा राम नारायण के हाथों में थी। तो ये आपको ध्यान में रखना, बेसिक चीजें हैं। से रॉबर्ट क्लाइव के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो मीर जाफर बना। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? बिहार का उप नवाब कौन बना? तो उसका पुत्र मीरन बना। लेकिन वास्तविक सत्ता किसके हाथों में थी? तो वास्तविक सत्ता राजा राम नारायण के हाथों में थी। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल की राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाते हुए मुगल सम्राट अली गौहर ने 1759 में बिहार पर आक्रमण किया। ठीक है, जिससे उसकी पराजय हुई। ठीक है, अली गौहर ने शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण की थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो अली गौहर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण की थी। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो ध्यान में रखना अली गौहर ने किया था। इंपॉर्टेंट है। और ये इसका जो मेन जो नाम जो था शाह आलम सेकेंड था, किंतु 1760 में अली गौहर शाह आलम द्वितीय ने पटना का घेरा डाला
तो कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने उसे मार भगाया। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है। 1764 में जब बिहार पे जब उसने आक्रमण किया, पटना को घेर लिया, तो वहां पे ब्रिटिश अधिकारी जो था कैप्टन नॉक्स ने मतलब शाह आलम द्वितीय को मतलब क्या पराजित किया और उसको मार भगाया। तो ये भाग कर कहाँ जाएगा? तो भाग कर ये सीधा सीधा कहाँ पे जाएगा? तो ध्यान में रखना, अवध के शासक जो था वहां पे ये पहुंचेगा। ठीक है, तो मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के उपरांत, ठीक है, द्वितीय की मृत्यु के उपरांत अली गौहर शाह आलम द्वितीय दिल्ली के सिंहासन पे अधिकार करने के लिए अंग्रेजों से सहायता ली। पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री में अली गौहर का औपचारिक राज्याभिषेक हुआ। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो मुगल शासक आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के उपरांत अली गौहर जो था, जिसको शाह आलम द्वितीय भी कहते हैं, ने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने के लिए अंग्रेजों की सहायता ली थी। अब पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री में इसका क्या किया गया था? तो ध्यान में रखना, इसका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, सबसे पहला राज्याभिषेक जो पटना में हुआ था फारुखसियर का हुआ था, यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। वो 1713 में ही हुआ था। लेकिन दूसरा अगर आपसे पूछा जाए तो शाह आलम सेकेंड होगा। 1760 में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर हस्तांतरित कर लिया। ठीक है, ये राजधानी बंगाल की मुर्शिदाबाद हुआ करती थी और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो मुर्शिद कुली खान के द्वारा ही स्थापित किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखना। लेकिन इस राजधानी को उठाकर कहाँ ले गया? मुंगेर ले गया। कौन ले गया? तो मीर कासिम। रीजन क्या था? तो भाई ब्रिटिश जो थे बहुत अधिक हस्तक्षेप किया करते थे प्रशासन में, इसलिए मतलब मीर कासिम को लगा अगर हम दूर चले जाएंगे तो थोड़ा सा हस्तक्षेप इंटरफेयर क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब मीर कासिम को यह भी लगा से भाई ब्रिटिश के साथ सत्ता चलाना बड़ा मुश्किल है, तो वो अपना पैरेलल एक अपने आप को मजबूत कर रहा था ताकि ब्रिटिश से मतलब क्या, कंपनी से मतलब क्या ले सके, लोहा ले सके। ठीक है, और इसी क्रम में मीर कासिम ने मुंगेर में तोप तथा तोरेदार बंदूक बनाने की स्थापना की। तोरेदार बंदूक ऐसा होता था, ऐसे खुल जाता था, ऊपर में गोली डालते थे फिर बंद करते थे, आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में। ठीक है, मुंगेर गोली बंदूक के लिए अभी भी प्रसिद्ध है, वो मीर कासिम के द्वारा ही स्थापित किया गया था। नवाब मीर कासिम ने 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। ठीक है, ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार प्रश्न पूछा जाए, इसको पटना मास्केर के नाम से जाना जाता है। इसमें बड़े पैमाने पे मतलब अंग्रेजों की हत्या हुई थी। ठीक है, ध्यान में रखना। ये किसके मदद से किया था मीर कासिम ने? तो फ्रांसीसी अधिकारी की मदद से किया था, क्योंकि अपने सेना को मजबूत करने के लिए फ्रांसीसियों की हेल्प ले रहा था। कौन था? मीर कासिम। तो 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। पटना व्यापारी कोठी के प्रमुख एलिस को पराजित किया। ध्यान में रखना, उस समय जो जो व्यापारी कोठी जो था, जो कंपनी जो थी, उसका जो प्रमुख जो था पटना में कौन था? एलिस था। अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बना लिया गया। इसी घटना के कारण कंपनी ने जुलाई 1763 में मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया और मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध को छोड़ दिया। हालांकि यहाँ पे बहुत अंग्रेजों की हत्या भी होती है, एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दिया जाता है फ्रांसीसी अधिकारी के द्वारा। किसके निर्देश पे? तो मीर कासिम के निर्देश पे। तो पहले बंगाल के शासक मीर जाफर बने, फिर मीर कासिम बने, फिर मीर कासिम से अंग्रेजों को नहीं बना तो फिर से मीर जाफर को बना दिया। मीर कासिम ने बिहार के उप सूबेदार राजा राम नारायण का वध कर दिया। ठीक है, हत्या कर दिया था। ध्यान में रखना, ये राजा राम नारायण अंग्रेजों का बहुत बड़ा चमचा था, आपको ध्यान में रखना चाहिए। मीरन को जब उप सूबेदार बनाया गया था तो भी जो असली सत्ता जो थी राम नारायण के हाथों में ही थी। ठीक है, तो इसकी हत्या किसने करवा दिया? मीर कासिम ने। 1761 में बिहार के उप प्रांतपति राजवल्लभ को बनाया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो उप प्रांतपति राजवल्लभ को बनाया गया। अब आता है बक्सर का युद्ध। ऑलरेडी मीर कासिम नाराज है, उधर से शाह आलम भी नाराज है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो यह युद्ध मीर कासिम जो कि बंगाल के पूर्व नवाब था, शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, हम मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो ऑलरेडी मीर कासिम नाराज था, पता ही है, जो कि 1763 में पटना के ऊपर घेरा भी उसने डाला था। मुगल बादशाह नाराज था तो वो अवध के शासक के यहाँ जाकर बैठा हुआ था। ऑलरेडी मीर कासिम भी मिल गया था, तीनों की एक संयुक्त सेना बन गई। ठीक है, तो इस संयुक्त सेना का नेतृत्व अगर आपसे पूछेगा कौन कर रहा था, मीर कासिम था या फिर शुजाउद्दौला था या फिर मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड था? तो ध्यान में रखना, शाह आलम द्वितीय था। और इन्होंने मतलब क्या किया? बिहार के बक्सर नामक स्थान पे अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। तारीख की बात करेंगे तो 22 अक्टूबर 1764 की। ठीक है, इसमें इसमें अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? कंपनी की सेना की नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो। काफी एक्सपीरियंस पर्सन था, काफी अनुभव था इसके पास, जीवन में न के बराबर ये युद्ध हारा था। ठीक है, ध्यान में रखना, काफी बेहतरीन पर्सन था हेक्टर मुनरो।
तीनों की संयुक्त सेना पराजित किया। बक्सर के युद्ध के उपरांत बिहार का प्रशासन मिर्जा मोहम्मद कासिम के द्वारा बिहार के डिप्टी गवर्नर धीरज नारायण के सहयोग से चलाया जा रहा था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा बक्सर के युद्ध के उपरांत मतलब बाद में बिहार का प्रशासन कौन चला रहे थे, तो प्रशासन मिर्जा मोहम्मद कासिम के द्वारा बिहार के डिप्टी गवर्नर धीरज नारायण के सहयोग से चलाया जा रहा था। ठीक है, अब बक्सर के युद्ध में क्या क्या होता है उस संदर्भ में भी थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बक्सर के युद्ध के बाद दो संधि होगी। एक संधि संधि होती है 12 अगस्त 1765 को, इसको इलाहाबाद की संधि कहते हैं। आप देखोगे यहाँ पे से भाई इतना संधि में डिले क्यों हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे तीनों संयुक्त सेना को पराजित तो कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे जो उस समय जो अंग्रेज अधिकारी जो थे उनको संधि किस प्रकार से किया जाएगा इसका विस्तृत जानकारी नहीं था, इसलिए क्लाइव को रोका गया से भाई साहब क्लाइव को ही ये सारी चीजें करनी आती हैं। ठीक है, तो क्लाइव जो था वहां पे बहुत ही आलीशान जीवन जी रहा था, कहाँ पे, ब्रिटेन में। काफी भर भर के सामान यहाँ पे ले गया था, मतलब जहाज में इतना सामान ले गया था जहाज हिल रही थी। ठीक है, वहां पे बजाते के साथ अपना शानदार जीवन जी रहा था, क्योंकि उसने काफी करप्शन किया था, हिंदुस्तान से उसको काफी पैसे मिले थे, काफी संपदा हाथ लगी थी। क्लाइव को बोला गया से हमने तीनों सेना को, संयुक्त सेना को एक साथ पराजित कर दिया, लेकिन इनके साथ संधि बंदी कैसे करना है इसकी जानकारी हमें नहीं, आपके पास अनुभव है, आप आ जाओ। ठीक है, तो क्लाइव को आने में वक्त लगा, इसलिए संधि की बात करेंगे तो 64 के बाद 65 में संधि होती है। पहला संधि को इलाहाबाद की प्रथम संधि के नाम से जानते हैं, जो कि 12 अगस्त 1765 को हुआ। यह संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय एवं बंगाल के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव और बंगाल के नवाब निजामुद्दौला के बीच हस्ताक्षरित हुई। ठीक है, ध्यान में रखना उस समय निजामुद्दौला को बंगाल का नवाब था, यह भी पूछा जा सकता है। तो इलाहाबाद के संधि के दौरान बंगाल का नवाब कौन था, तो निजामुद्दौला। ठीक है, ध्यान में रखना। तो कौन कौन थे इलाहाबाद की प्रथम संधि में, तो शाह आलम सेकेंड मुगल बादशाह था, बंगाल के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, और बंगाल के नवाब निजामुद्दौला। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, ओडिशा की दीवानी का अधिकार दे दिया। ध्यान में रखना, ये शाह आलम द्वितीय जो था बोला भाई साहब अब बंगाल से भी पैसे वसूलो, बिहार से भी पैसा वसूलो और ओडिशा भी पैसे वसूलो। ठीक है, इसके बदले में कंपनी, ठीक है, शाह आलम द्वितीय को क्या देगी, तो 26 लाख वार्षिक भुगतान करेगी। ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये संधि ये पूछा जाता है, डाटा पूछा जाता है, या फिर पूछा जा सकता है से बताओ इलाहाबाद की प्रथम संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और 4-5 क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बना के दे देंगे। दूसरा संधि कब हुआ, तो ध्यान रखना दूसरा संधि ठीक 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को हुआ। इस संधि में कौन था, ये ध्यान में रखना यहाँ पे मतलब इनको निर्वासन में जीवन जीना पड़ता, शाह आलम सेकेंड। ठीक है, वो पूरी तरीके से मुगल शासक न के बराबर रहेंगे, 26 लाख रुपया वार्षिक पैसे उठाएंगे, और पूरा प्रशासन का अधिकार किसको, ब्रिटिश को दे दिए। ठीक है, यह संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं लॉर्ड क्लाइव के बीच हुई। ठीक है, दूसरा संधि की बात करेंगे तो अवध का जो नवाब जो था शुजाउद्दौला और यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ। क्लाइव ने सितंबर 1765 में काजिम खान को हटाकर उसके स्थान पे धीरज नारायण को नियुक्त किया। ठीक है, तथा कंपनी ने बिहार का प्रशासन चलाने के लिए उप प्रांतपति का जो है पद भी मतलब क्या किया था, बनाया था। ठीक है, 1765 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी शैमुअल मिडल्टन को राजा धीरज नारायण एवं राजा सीताब राय के साथ एक प्रशासन मंडली का सदस्य नियुक्त किया गया। ठीक है, तो 1766 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री का मुख्य अधिकारी का नाम क्या था, मिडल्टन। ध्यान में रखना, उसको राजा धीरज नारायण तथा राजा सीताब राय के साथ एक प्रशासन मंडली का सदस्य भी नियुक्त किया गया था, यह भी ध्यान में रखना। 1767 में क्या होता है, धीरज नारायण को हटाकर राजा सीताब राय को कंपनी का नायब दीवान, ठीक है, बिहार का नायब दीवान या फिर कंपनी का नायब दीवान बनाया जाता है। किसको हटा दिया जाता है, धीरज नारायण के साथ कंपनी को बन नहीं रहा था। ठीक है, 1767 में टॉमस रम्बिल्ड को पटना फैक्ट्री का मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया था, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो पहले 66 तक तो मिडल्टन था, उससे पहले एलिस था, और अभी जाके फिर से किसे बना दिया गया, तो टॉमस रम्बिल्ड को। अब यहाँ पे मतलब डायरेक्टली मतलब द्वैध शासन आया, ध्यान में रखना। इसमें क्या था, तो मतलब इसके तहत प्रशासनिक दायित्व बंगाल के नवाब पर, जबकि वसूली का अधिकार कंपनी पे रहेगा। अब यहाँ पे देखो प्रशासन चलाना है, शासन व्यवस्था चलाना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जितना भी दो तरह का होता है राइट, एक होता है प्रशासनिक अधिकार, एक होता है क्या बोलते हो, राजस्व अधिकार। तो सिंपल सा समझो, ठीक है, सारा जैसे मान लीजिए कोई शादी हो रहा है, ठीक है, तो शादी में 75 कार्य होता है, मंडप कहाँ लगेगा, टेंट कहाँ लगेगा, ठीक है, बारात कैसे आएगी, बारात कहाँ पे रुकेगी, तो ये सारा वसूली का अधिकार किसको दे दी, ये सारा काम किसको दिया गया, तो ये सारा काम दिया गया नवाब को, बंगाल का अधिकार। लेकिन जब तिलक लेने की बात हुई, मेन जब पैसा का बात हुआ, तो वो अधिकार कौन ले लिया, कंपनी के पास आ गया। ठीक है,
तो यहाँ पे जाहिर सी बात नवाब ने कहा से भाई साहब हम काम कैसे करेंगे, तो तिलक में से एक छोटा सा अमाउंट दे दिया किसे, नवाब को, से चलो 10 लाख रुपया तिलक मिला तो 2 लाख रुपया तुम लो, 2 लाख रुपए में सारा व्यवस्था करो, ठीक है, 8 लाख रुपए ये मजे के लिए रख लिए। तो बंगाल में भी यही था, सारा प्रशासन पूरा दायित्व जो था, जिम्मेवारी जो था प्रशासन चलाने का किसके पास था, तो बंगाल के नवाब के पास। लेकिन जो पैसा वसूल कौन रहा था, राजस्व का अधिकारी किसके पास था, कंपनी के पास। और कंपनी एक बहुत ही कम राशि देती थी, जिससे बंगाल के बड़े जनसंख्या का भरण पोषण करना बहुत कठिन था, इसलिए बंगाल की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती चली गई, ठीक है। ये द्वैत शासन की बात करेंगे, लियोनस कार्टियस का एक पुस्तक था जिसका नाम था डायरकी, ठीक है, तो उन्हीं से ये जानकारी मिलती है द्वैत शासन के बारे में, ठीक है। तो ये लियोनस कार्टियस आपको ध्यान में रखना है। लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में बंगाल तथा बिहार के क्षेत्र में द्वैत शासन लागू किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैत शासन को 1772 में समाप्त कर दिया। तो क्लाइव के द्वारा 1765 में लागू हुआ, और यहाँ पे किसके द्वारा, तो ध्यान में रखना, हेस्टिंग्स के द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 में इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और उसके ठीक समय के बाद 1773 में बंगाल में बहुत अधिक, आप देखोगे, अराजकता फैल जाती है, तो इसको एक्ट लेकर आना पड़ता है, जिसको मतलब बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसी के साथ, ठीक है, बिहार में मेडाइवल हिस्ट्री का जो टॉपिक जो चल रहा था वो समाप्त होता है। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे आधुनिक बिहार का इतिहास। तो क्या आप तैयार हैं आधुनिक बिहार के इतिहास के लिए, कमेंट करके बताइए। आई थिंक आपको चीजें अच्छी लग रही होगी, मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको चीजों को याद करवा दूं, ठीक है। शुक्रिया, फिर से मिलता हूँ अगले वीडियो में।